जी, आज जनाब जो बड़ी खबर है और जो हमें एक प्रेस रिलीज आई भी थी एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे स्टीफन लेचे हैं उनकी तरफ से कि एजुकेशन वर्कर्स जो हैं, चाहे वो लाइब्रेरियंस हैं, चाहे कस्टोडियंस हैं, चाहे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, उनकी मीडिएशन जो गवर्नमेंट के साथ है उसके अंदर कुछ अग्रीमेंट जो है वो नज़र आया है। कनाडा यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 55,000 एजुकेशन वर्कर्स इन ऑन्टारियो, उन्होंने वेलकम किया है मीडिएटर का जो रोल जिसके के लिए इनको विलियम कैप्लन को बीच में लाया गया था, क्योंकि दोनों ही साइड्स जो हैं किसी बात पे मान नहीं रही थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है अब वो बीच में बैठेंगे तो हम ये करेंगे। इन्होंने पहले भी ये जो विलियम कैप्लन है 2019 में भी जब इनके बीच में गवर्नमेंट और क्यूब के बीच में झगड़े चले थे तो भी इन्होंने बीच के ये किया था। आज जो स्टीफन लेचे साहब की प्रेस रिलीज आई है हमारे पास, उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई हम सब कुछ सबके लिए करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो हैं चीज़ें जो हैं वो निगोशिएशंस में ऐसी होनी चाहिए कि जो विन विन दोनों की तरफ सिचुएशंस हों और स्टूडेंट्स को हार्म ना करें ऑफ कोर्स। और क्यूब ने कहा है जी कि ये बारगेनिंग डेट जो है उसके अंदर उन्होंने ऐड की थी। ये दोनों जो हैं अब एजुकेशन मिनिस्टर भी और क्यूब वाले भी अब मिलेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को नेक्स्ट वीक में, फिर से फर्दर इसको लेके जाएंगे। इन्होंने एक चीज़ कही थी कि ऑन बोर्ड रिपोर्ट जो है उसको आप इसमें ऐड करें। अब ऑन बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? ऑन बोर्ड रिपोर्ट ये होती है कि अगर तो दोनों साइडों के बीच में चीज़ें सहमति से चल पड़े, वरना विद इन 17 डेज उसके बाद जो है फिर वो स्ट्राइक कर सकती है क्यूब। तो ये वो होता है। तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है ये क्लॉज डाल दें आप। और उसके बाद जो क्यूब की ओंटारियो स्कूल बोर्ड्स काउंसिल ऑफ यूनियंस हैं, उन्होंने कहा था जी कि हम चाहते थे कि ये इसलिए क्लॉज डालना चाहते थे कि हम चाहते थे कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है थोड़ा प्रेशर डाला जाए ताकि वो हमारी बात माने। तो अब देखेंगे कि अब ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को इनके बीच में निगोशिएशंस फाइनलाइज होती हैं कि नहीं होती हैं। अच्छा जी, फिर आज एक और स्यापे वाली रिपोर्ट आ गई है। अब और कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं जी कि कनाडा में 2023 के अंदर माइल्ड रिसेशन आ सकता है। माइल्ड नहीं जी, रिसेशन आज से शुरू हो गया है और जनाब ये बड़ा सख्त किस्म का आएगा। अच्छा, आज की ये जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि अगर रिसेशन आएगा तो फिर क्या होएगा, उसके बारे में कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इफ रिसेशन कम्स इन, राइट। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं कनाडा में, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, उन्होंने पहली दफ़ा जब रिसेशन आया था तो वो देखा था, लेकिन अब बहुत से बच्चे जो कि अपने 20s में हैं या कि जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने रिसेशन कभी नहीं देखा है। तो उसके लिए क्या ये मतलब करता है? उसके लिए ये मतलब ये करता है कि वो सारे यंगस्टर्स जो अब आएंगे वर्क फोर्स के अंदर, हाउसिंग के लिए उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स बहुत ऊपर जाएंगे, मॉर्गेजेस जो हैं शायद वो कुछ लोग पे भी ना कर सकें, और जो लोगों ने ऑलरेडी घर के ऊपर मॉर्गेजेस ली हुई हैं उनको अब अगले साल 2023 में पता चलेगा कि कितने बड़े जंप्स आ रहे हैं उनके मंथली पेमेंट्स के अंदर, विच मीन्स कि अब बहुत सारे लोग और उनको भी इंक्लूडिंग देम मॉर्गेज देना जो है, हाउसिंग यानी कि बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी हो जाएगी। अच्छा जी, ये नंबर 2 जो है वो कहते हैं जी वर्क के ऊपर पड़ेगा। वो कहते हैं जी वैसे तो ट्रेडिशनल जो रिसेशंस होते हैं उसके अंदर ले ऑफ्स बड़े वो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी अब जब के आएंगे तो सिर्फ ले ऑफ्स खाली नहीं होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस भी शट डाउन होंगे। तो वो बिजनेसेस शट डाउन होने की वजह से एक तरफ तो कंपनियां जो हैं वो कुछ ले ऑफ्स करेंगी, वो कंपनियां चलती रहेंगी जो बड़ी साइज की होंगी, तो वो तो सिर्फ ले ऑफ्स करेंगी। जो छोटा बिजनेस होएगा वो तो बिल्कुल, हाँ, स्मॉल बिजनेस जो है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा। तो ये आप सोचें। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी तीसरी सबसे बड़ी जो हिट आएगी वो आएगी स्पेंडिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग अभी इस वक्त भी, जबकि हम कह रहे हैं कि जी शायद आ रहा है रिसेशन, हम तो कहते हैं कि आ चुका है, बहरहाल ये इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं शायद आ रहा है, उसमें ऑलरेडी लोगों ने ग्रोसरीज बहुत कट कर दी हैं। अब जबकि प्रॉपर रिसेशन आ जाएगा तो लोगों को और ज़्यादा अपने ग्रोसरीज भी कट करने पड़ेंगे। और वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ ग्रोसरीज कट करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेस्टोरेंट में जाते थे लोग बहुत ज़्यादा वीकेंड्स पे फॉर एग्जांपल, या कि एंटरटेनमेंट में जाते थे, मूवीज़ बहुत देखने जाते थे, वो ये भी तमाम जो ये अननेसेसरी खर्चे हैं इसको कट करेंगे। और उसका रिजल्ट क्या होएगा? रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोग रिलेटेड हैं उनमें ले ऑफ्स आएंगे, उधर ले ऑफ्स आएंगे। तो कहते हैं जी कि पूरी ये एक जो है वो चेन चलेगी। तो इसी तरह जो है लोगों का ट्रैवल कम हो जाएगा, तो एयरलाइन इंडस्ट्री सफ़र करेगी, उधर बहुत सारे ले ऑफ्स चलेंगे, बहुत सारी जो इंडस्ट्री एयरलाइन की है वो फिर अपने तैयारे बेचने का सोचेगी। तो मतलब ये पूरा एक साइकिल चलेगा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज टू एवरीबॉडी। Each and every person who's living on this earth is going to face it. जी, तो ये हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको कहना चाहते हैं, और लोग आपको क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता,
बहुत प्रूडेंटली स्पेंडिंग करने की जरूरत है इस वक्त, बहुत प्रूडेंटली स्पेंड करें। अगर कोई आपको ल्योर कर रहा है, ओ जी ये ले लो तो वो ले लो, तो अपना बैठ के पहले मैथ्स करें, अपना हिसाब करें कि आपको बिल्स के लिए कितना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना चाहिए, ग्रोसरीज, इमरजेंसी फंड्स, ये सारे अपने करने के बाद फिर अपनी स्पेंडिंग करें। बिला वजह अन्नेवाह स्पेंडिंग ना करें कि ओ जी उसने 10 मिलियन का घर लिया तो मुझे भी 10 मिलियन का ही लेना है। नहीं, अगर आपकी हैसियत इस वक्त नहीं है 10 मिलियन का, छोटा बेशक जो है 5-6 लाख का जो कोई घर है, फ्लैट है, वो ले लें ना, तो सोच के चले, बहुत प्रूडेंटली चलें, बहुत प्रूडेंटली चलें। अच्छा जी, एक और आई है नेशनल रेंट रिपोर्ट माजिद भाई, जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड बस करूंगी। वो जो थी उसके अंदर वो कह रहे थे जी कि रेंट्स जो हैं बेतहाशा ऊपर चले गए हुए हैं, तो उसमें मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बस ऐड करूंगी। माजिद भाई ने बताया सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रेंट का इंक्रीज है, एवरेज रेंट का इंक्रीज नोवा स्कोशिया में देखा गया जी। नोवा स्कोशिया में है जहां पे 2453 एवरेज ऑन ऑल प्रॉपर्टीज जो है कीमत बढ़ी है। इसके अलावा बीसी के अंदर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, 2682 के करीब, जो कि 31.2% को करती हैं। उसके अलावा फिर जो सस्कैचुअन है वो लेकिन चीपेस्ट रहा। यहाँ पे जो इंक्रीजेस थे बहुत ही कम थे, और यहाँ पे 1069 के करीब जो हैं वो ऊपर गई थी प्राइसेस जो हैं। इसके अलावा क्यूबेक और मैनिटोबा में भी बहुत स्मॉल जो थी वो एवरेज रही, और उसमें भी 4.7% तक सिर्फ रेंट्स जो हैं वो ऊपर गए। वैंकूवर जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रहा। यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत 2590 को टच कर रही थी सितंबर में, और कैलगरी जो था उसमें भी, और लंदन के अंदर भी बहुत ज़्यादा एवरेज रेंट के अंदर जो है वो तब्दीली आई। लंदन के अंदर स्टीपेस्ट राइज आया ऑफ द ईयर 38.8%, और कैलगरी में 29%, विच वॉज द सेकेंड हाइस्ट। तो ये भी बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह जी है ये रिपोर्ट आई है, तो वो कह रहे हैं जी ईयर ऑन ईयर जो है राइज इन एवरेज रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये रिपोर्ट जो थी ये नेशनल रेंट रिपोर्ट बाय रेंटल्स.ca और बेल पेन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ने मिलकर की थी ये, तो उसके वो लाए थे। अच्छा जनाब, हंगरी जो है, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उन्होंने आज बड़े क्लियरली कहा है कि ये जो सारे सैंक्शंस ये इन्होंने यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे लगाने की कोशिश की है, इसका ज़्यादा असर जो है यूरोपियन यूनियन के ऊपर खुद से पड़ा है। अच्छा, ये इनका जिक्र इन्होंने विक्टर ऑर्बन ने किस तरह किया? उन्होंने कहा जी हमने एक सर्वे किया था, जो कि अब इनकी गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर भी ये सर्वे पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी हम हमेशा कोई भी हमारे पे मुश्किल आती है तो हम एक नेशनल सर्वे करवाते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा होता है जो हमने यूज़ करना होता है। तो इसके अंदर हमने 7 क्वेश्चंस इनसे पूछे थे कि कौन ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये जो रशिया पे ईयू ने सैंक्शंस लगाई हैं। तो लोगों ने इस पे उनको कहा था कि जी ये जो यूरोपियन एलीट है, जो ये इनका जो एजेंडा है रशिया के खिलाफ, उसकी वजह से जो है, जिसको कि अप्रूव किया पूरे ईयू स्टेट्स ने, उसकी वजह से जो है यूरोप असल में ज़्यादा हर्ट हो रहा है, और उन्होंने एंडेंजर कर दिया है फर्दर ये जो थी एनर्जी सप्लाईज रशिया से उसको, और प्राइसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर दी हैं। तो हंगरी बहुत अरसे से यूरोपियन यूनियन को वैसे कह रहा था कि भाई आप रशिया को ना छेड़ें, लेकिन तो आज उन्होंने फिर से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत खुल के आके सामने कह दिया कि इनकी सैंक्शंस, दिस इज द फर्स्ट वो जो यूरोपियन लीडर है उसने ऐसी चीज़ एडमिट की है। जी विक्टर ऑर्बन, यस एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आपको पता ही, हम आपको बता रहे हैं कि आस्थाना में कजाकिस्तान के अंदर जो है वो 6 समिट चल रही है, सारे जो हैं डिफेंस मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनकी चल रही है। वहाँ पे पुतिन साहब जो हैं वो भी पहुँचे हुए थे, और उन्होंने आज बहुत सारी धमकियाँ लोगों को दी हैं। पुतिन साहब ने कहा है जी कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है जो यूक्रेन का हमने खोला था, जो कि उन्होंने बंद कर दिया था, और फिर उनको कहा कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे प्लीज़ आप खोल दें ये, ताकि ग्रेन आ जाए। तो वो कहते हैं जी कि अगर ये यूक्रेन का ग्रेन इन ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर से आ रहा था, अगर हमें पता चला कि यूक्रेन किसी भी एक्ट ऑफ टेररिज्म में रशिया के अगेंस्ट इन्वॉल्व है, तो ये हम शट डाउन कर देंगे, ये कॉरिडोर्स भी बिल्कुल ये यहाँ से जो है नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो डील थी ये हमारे दोस्त टर्की ने ब्रोकर की थी, और जुलाई के अंदर उन्होंने कहा था जी ब्लैक सी पोर्ट्स जो इनको खोलो वो करें, लेकिन हम अगर देखा कि हमारे अपने इंटरेस्ट के ये खिलाफ है तो हम ये करेंगे। वैसे तो हमारा कोई ख्याल नहीं है, पुतिन साहब ने कहा कि हम बहुत मैसिव कोई और स्ट्राइक्स यूक्रेन पे कर सकते हैं, लेकिन और हमारा कोई एम भी नहीं था इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को अगर किया गया, जो नुकसान दिया गया, तो हम फिर उसका जवाब देंगे।
कोई भी डायरेक्ट क्लैश जो नेटो ट्रुप्स का अगर उन्होंने आने की इधर कोशिश की और रशिया के साथ किया, तो मैं इनको बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि दिस विल स्टार्ट अ ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी। तो आज उन्होंने बहुत क्लियरली जो है फिर से जो है वार्निंग्स दी। अच्छा, अब जब ये पुतिन साहब की आई तो जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो आपको पता है बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं इनके पुतिन साहब के, उन्होंने भी आज धमकी दी। आज वो एक मीटिंग कर रहे थे अपने जो मिलिट्री के बंदे हैं उनके साथ, और उन्होंने कहा जी कि रशिया जो है उसको कॉर्नर करने की कोशिश कॉन्स्टेंटली वेस्ट कर रहा है, और जो है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि रशिया यूज करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन उन्होंने कहा जी कि फिर आपको समझ जाना चाहिए कि रशिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे आर देयर फॉर अ रीजन। अच्छा, यानी वर्ड्स को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर अटैक आप पे कर सकता है। वो कहता है जी आप सोच लें, फिर उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे आर फॉर अ रीजन। शो के लिए शो पीस नहीं है। हाँ, शो पीस नहीं है। असल में ये जो मेन इंटरव्यू ये जो दे रहे थे, जो यूएस बेस्ड ब्रॉडकास्टर एनबीसी है बेसिकली, उसको इन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इनकी बेलारूस की जो अपनी स्टेट न्यूज एजेंसी है उसने कुछ हिस्से उस जो है इंटरव्यू के आज जो है वो छापे हैं। तो उसके मुताबिक ये जो डिटेल्स उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी कि ये जो वेस्ट है उसको कुछ लाइंस नहीं क्रॉस करनी चाहिए, और वो लाइंस जिनको कि रशिया रेड लाइंस कहता है वो नहीं करना चाहिए। वो अगर इन्होंने किया तो फिर वेस्ट जो है बड़ी मुश्किल में आएगा। उन्होंने कहा जी कि बेलारूस जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है और वो रशिया की पोजीशन समझता है। रशिया ने बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन बताई थी, पहले ही बता दी थी जंग से पहले ही, कि भाई इधर हमारे दरवाजे के पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन गॉड फॉरबिड, उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, जिन्होंने एनबीसी को दिया, कि अगर आपने रशिया पे, यानी कि नेटो ने या किसी और ने ज़्यादा जो है एम्बिशियस होने की कोशिश की और रशिया के ऊपर अगर अटैक किया, तो फिर आप सोच लें हर तरह का वेपन उनके पास तैयार है और वो यूज़ करेंगे इफ़ नेसेसरी। सही। तो आज बड़े मतलब क्लियर ही इसको आप कह सकते हैं, ढके छुपे लफ्ज़ नहीं हम कह सकते, क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कह दिया कि भाई छेड़ना नहीं है और इसको अब और मत छेड़ो, अब प्लीज़ बैक आउट। ब्रिटेन के अंदर तो जनाब कुछ अजीब ही हालात चले हुए हैं। ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। नहीं, बड़े इंप्रेस हो गए हैं। पाकिस्तान में इतनी चेंजेस नहीं आई है जितनी चेंजेस यहाँ आ रही हैं। ये तो ये दे गोइंग क्रेजी, ब्रिंक ऑफ अनदर चेंज। यस। अच्छा जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस जो हैं, उन्होंने अपने जो ट्रेजरी चीफ हैं क्वासी क्वारटेंग, उनको जनाब जो है निकाल दिया है, और उनको उनकी जगह पे एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जेरेमी हंट, उनको यूके का फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने किया है। और इसके अलावा इन्होंने अनाउंस किया है जी कि वो जो हमने स्वीपिंग टैक्स कट्स कर रहे थे वो हम अब जो है रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके इस अनाउंसमेंट के बाद जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स थी, ना सिर्फ इंग्लैंड की बल्कि दूसरी भी, वो सब जो हैं वो दे वेंट इन टर्मोइल। और फिर इन्होंने आज बताने की कोशिश की है कि जी हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये अब हम नहीं लगाएंगे, इसको कट कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा था कि कट करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं कहा है। और इन्होंने कहा जी कि हम अब ये जो मिनी बजट में हमने चीज़ें अनाउंस की थी उसको अब हम रिव्यू करके उसको करेंगे। आपको पता ही है कि जिस वक्त इनकी अनाउंसमेंट आई थी तो एकदम से पाउंड जो था वो 1.119 यूएस डॉलर के अगेंस्ट लोएस्ट 40 ईयर्स चला गया था। और इतना ही इनकी बुरी हालत हो गई थी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था दैट हैड टू स्टेप अप टू सेव द क्राइसिस। और इनसे जो है आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या आपको लगता है कि आपसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही तो क्या आप रिजाइन करेंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है बात, और मैं एवरीबॉडी सेज द सेम थिंग। प्रीवियसली भी आपने नोट किया होगा कि दे सेड द सेम थिंग। जॉनसन साहब कहते रहे जब प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इनर सर्कल में अब ये बात जब उठी है ना, सो जी, तो वो कह रही है नहीं, मैं अपने प्रोमिसेस जो हैं वो मैं अपने पूरे करूंगी। लेकिन यूके से जो और दूसरी खबर आई है वो ये आई है कि लोग जो हैं, लिज ट्रूस ने ये जो 3, 4, 5, 6 हफ्ते में जो काम किए हैं उसमें से वो खुश नहीं है, और वो लोग अब चाह रहे हैं और आवाज़ें ज़्यादा उठने लगी हैं कि ऋषि सुनक जो है उसको ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि वो जो था वैसे भी ट्रेजरी का इंचार्ज था और उसको वैसे भी समझ है इकोनॉमिक्स की, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लिज ट्रूस जो है वो कुछ भी नहीं कर सकेगी, इसको हटाएं आप। तो ये अब ज़्यादा लाउड होती जा रही हैं आवाज़ें वहाँ पे। तो अब देखेंगे क्या होगा। फ्रांस के अंदर जनाब बहुत ही मैसिव अब स्ट्राइक्स चल रही हैं, खासतौर पे उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जीज, उसके ऊपर जो है बहुत मैसिव स्ट्राइक चल रही है। आपको पता ही है कि टोटल वर्ल्ड वाइड एक जो है वो मल्टीनेशनल है, जो कि दुनिया सारी के अंदर उसके जो हैं वो बिजनेस कंसर्न्स हैं। तो वो उधर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, जिसकी की वजह से फ्रांस के अंदर जो फ्यूल सप्लाई है उसमें बेतहाशा जो है वो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। लंबी
भी आज तो मोटर वालों की लाइनें देखी गई फ्रांस के अंदर, स्पेशली पेरिस में और नॉर्दर्न फ्रांस के अंदर, और उनको घंटों तक वेट करना पड़ा पेट्रोल लेने के लिए क्योंकि गैस स्टेशंस में नहीं था। और इतना बुरा हाल था कि कुछ गैस स्टेशंस ने तो शट डाउन ही कर दिए गैस स्टेशंस, क्योंकि उनके पास पेट्रोल की सप्लाई ही नहीं पहुंची थी। ये जो सारी यूनियंस अब जो स्ट्राइक कर रही हैं फ्रांस में, खासतौर पे टोटल एनर्जीज ग्रुप ऑफ रिफाइनरीज जो है, वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो है हमको रेज दो सैलरीज एंड बेनिफिट्स में। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 7% रेज दिया जा सकता है, या कि ये जो टोटल एनर्जीज वाले हैं ये कह रहे हैं हम 7% आपको देंगे। तो जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी बेतहाशा इन्फ्लेशन है, 10% हमको राइज दें और बोनसेस दें और बाकी बेनिफिट्स दें, वरना वर्कर्स जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अब देखेंगे अब अगर ये थोड़े दिन और चल गई, अगर स्ट्राइक ऐसे, सारा शट डाउन हो जाएगा फ्रांस शट डाउन हो जाएगा। क्योंकि मैं तो हैरान हो रही थी मजद भाई, रात को मैं खबरें देख रही थी, पेरिस जैसी जगह पे, पेरिस जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, शट डाउन किए हुए हैं उन्होंने, पेट्रोल स्टेशंस बंद किए हुए हैं बिल्कुल। वो बेचारी गाड़ियां आ रही हैं और ऊपर लिखा हुआ है क्लोज्ड, और वो जा रहे हैं और जिधर वहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है उधर लंबी लंबी लाइनें हैं। तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। तो ऐसे है। अच्छा जी, आज नॉर्थ कोरिया ने फिर से जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो आज छोड़े हैं, और 100 के करीब इन्होंने आर्टरी शेल्स जो हैं वो भी सी की तरफ मारे हैं। ये वो इलाका है जो कि साउथ कोरिया को बॉर्डर करता है। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं उन्होंने कहा जी कि उन्होंने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स जो थे अपने कैपिटल से प्योंगयांग से फायर किए थे, और ये 15th इनकी जो है मिसाइल लॉन्च है नॉर्थ कोरिया की, और ये बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। इन्होंने अपनी टेस्टिंग जो थी सितंबर 25 से शुरू की थी, और उस वक्त से लेकर अब तक 15 ये कर चुके हैं। नॉर्थ का कहना है जी हम ये एक्सरसाइजेस उस वक्त तक जारी रखेंगे जिस वक्त तक साउथ अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिसको कि उन्होंने डेंजरस कहा है, वो यूएसए के साथ कंटिन्यू रखेगा हमारे इस पेनिनसुला के अंदर। तो हम भी उनको बताना चाहते हैं कि हम भी सो नहीं रहे हैं। अगर यूएस के साथ साउथ कोरिया की ड्रिल्स चलेंगी तो फिर हमारी भी चलेंगी। और इसमें इन्होंने जो है कोई 130 राउंड्स ऑफ शेल्स जो हैं वो भी छोड़े हैं अपने वेस्ट कोस्ट से। तो ये बंदा मानने वाला नहीं है। नहीं, ये तो कभी भी नहीं मानते थे ना। मजदूर पहले इसका बाप था, तो अब ये है किम जोंग उन थे, अब ये आ गया है बेटा उसका। तो इसके बाद इसकी बहन जो वेटिंग लिस्ट। हाँ, और वो कहते हैं कि वो भाई से भी ज़्यादा स्मार्ट है, वो वेरी श्रूड है, वो काफ़ी श्रूड है। अच्छा जी, और अब आपको पता ही है कि टर्की की हालत काफ़ी ख़राब है। तो अर्दोगान साहब लेकिन बड़े समझदार जो हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, तो वो हर जगह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम जो हैं सेंट्रल वो पीस बने अब दुनिया में, और हमारे पास पैसे आए हैं जी। अच्छा जी, आज उन्होंने जी आज वही जो अस्थाना के अंदर जो चल रही है, वो जो मीटिंग चल रही है उसके साइड लाइन्स पे आज उन्होंने पुतिन साहब के साथ जो है मुलाकात की है अर्दोगान साहब ने। और उन्होंने कहा है जी कि पुतिन साहब ने अपनी एनर्जी अथॉरिटीज़ को, और मैंने टर्की में अपने एनर्जी अथॉरिटीज़ को कहा है कि एक जो रशिया ने प्रपोजल दिया है उसको स्टडी किया जाए प्रॉपरली, जिसका कि जिक्र इनके जो पुतिन साहब के जो थे फॉरेन मिनिस्टर मेलवेट कसोगलू, उन्होंने भी कहा था कि हम इस प्रपोजल को स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये टेक्निकल स्टडी इसकी ज़रूरी है, क्योंकि पुतिन साहब ने ये आइडिया दिया है कि अगर आपको गैस की एक्सपोर्ट अगर जो है डायरेक्ट रशिया से नहीं लेना चाहते तो फ्रॉम तुर्क स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से लें, जो कि अगेन ब्लैक सी के नीचे से होके टर्की तक आएगी। होएगी वो रशियन गैस, लेकिन वो टर्की उसको आगे जो है यूरोप में बेच सकता है। तो टर्की जो है वो रेडी भी है उनको रूबल्स में पेमेंट्स भी करने के लिए, राइट। तो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ को अब देखने की ज़रूरत है। तो टर्की कह रहा है कि हम बिल्कुल ये सेंटर बनना चाहते हैं यूरोप के लिए, वी वॉन्ट टू बिकम द गैस हब फॉर यूरोप। तो वो कह रहे हैं अब ये इसको स्टडी करके, और वो कहते हैं जी अर्दोगान साहब कहते हैं बहुत जल्दी इसके ऊपर काम किया जाएगा, अब बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम होएगा। जैसे ये प्रपोजल जो है दोनों तरफ की एनर्जी अथॉरिटीज स्टडी कर लेती हैं तो हम फ़ौरन इस पे काम शुरू करेंगे। तो लगता है कि जैसे यूरोप भी शायद बच जाएगा कुछ टर्की से, तो वो लेना चाहेंगे फिर गैस ना ले लेंगे और वो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है जी उसका दिन ब दिन हाल ख़राब होता जा रहा है, और उसका दिन ब दिन हालात ख़राब अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से होता जा रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में बेतहाशा जो बारिशें और फ्लड्स आए हुए हैं, तो आज भी रिपोर्ट आई है, और आज तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग हैं उनके ऊपर जो है इमरजेंसी अलर्ट्स जारी किए गए, और उनको कहा था कि इमीडिएटली घर छोड़ दें। ये जो बारिशें और ये जो फ्लड्स आए हैं सिर्फ 2 दिन की बारिशों के बाद इतने मैसिव आए हैं कि जिसकी वजह से कि इनके जो रिवर्स हैं उनके जो बैंक्स हैं वो टूट गए हैं,
और जो इनके डैम्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे बारिश हुई है। ख़ास तौर पे जो इलाके हिट हुए हैं वो हैं विक्टोरिया, साउथ वेल्स और तस्मेनिया का जो एरिया है उसके अंदर बहुत बुरा हाल है। जो सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज देखी जा रही है उसके अंदर देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो वेड कर रहे हैं पानी में से, और कुछ जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो बोट्स लेके लोगों तक पहुँच रही हैं जो गाड़ियों में फंसे हुए हैं या दूसरी जगहों पर है, तो उनको ले लेके वो जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। तो हालत जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ख़राब है। और मेट ऑफिस जो है इनका मेट्रोलॉजिकल जो ब्यूरो है वो कह रहा है कि ये मेजर फ्लडिंग और बारिशें जो हैं कुछ और दिन फेस करनी पड़ेंगी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये और जगह भी हो रहा है जी। AFP ने आज रिपोर्ट किया है जी कि ये जो वेनेजुएला है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं। उसकी वजह से जो डेथ टोल है वो 50 के करीब पहुँच गया है, क्योंकि बहुत सारे मकान गिरे थे, उन दरख्त गिरे थे, उनके नीचे जो हैं वो लोग आ गए थे। यहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइडिंग हुई थी। अगेन मेजर रेन्स जो हुई थी उसकी वजह से जो रिवर्स थे वो ओवरफ्लो कर गए थे। खास तौर पे जो इनका इलाका है लास तेजेरियस का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही आई है। और कॉन्स्टेंटली जो है बारिश की वजह से जो पहाड़ थे उनमें से मड जो था वो भी आके जा रहा था, जिसने कि वॉश किया कार्स को, घरों को, बिजनेसेस को, टेलीफोन लाइंस टूटी, दरख्त जो हैं वो अपरूट हुए और उसके दरख्तों और घरों के नीचे आके बहुत सारे लोग मरे हैं। तकरीबन 3,200 लोग अब जो हैं वेनेजुएलन अथॉरिटीज़ ने लगाए हैं, डिप्लॉय किए हैं टू हेल्प रेस्क्यू एंड क्लीन अप एफर्ट्स। और अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि इस वक्त 50 का नंबर है डेथ टोल का, ये 100 से भी ऊपर या उससे भी ऊपर जो है वो जा सकता है। CNN की आज एक रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक जी एक लेटर जो है वो लिखा है चेयरमैन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेनी थॉम्सन जो हैं ऑफ मिसिसागा, उन्होंने कहा है जी कि ये फाइंड आउट करें कि ट्रंप साहब जो बार बार कहते जा रहे थे कि जी ये जो फ्रॉडुलेंट इनके क्लेम्स थे कि 2020 का जो इलेक्शन था वो स्टोलन था, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो कमेटी है ये उसके ऊपर जो है ये गौर करे। तो उस कमेटी को इन्होंने लेटर लिखा है ट्रंप साहब ने कमेटी को कहा है कि ये जो हाउस सेलेक्ट कमेटी जिसने कि मुझे अब वोट किया है सबीना के लिए, मैं उनसे ये कहता हूं कि ये जो DC के जो मेयर थे मोरेल बाउजर और जो हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी थी, उन्होंने नेशनल गार्ड्स जो थे उनको यूटिलाइज नहीं किया था, जिसकी की वजह से ये जनवरी 6 के जो हैं राइट्स हुए थे। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के ये शो करते हैं कि हाउस स्पीकर जो होती है उसकी अथॉरिटी में नहीं होता है कि वो कैपिटल की सिक्योरिटी करे या नेशनल गार्ड्स जो हैं उसको अलाउ करे कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन एक जो वीडियो सामने आई है जनवरी 6 की, उसमें देखा जा रहा है वैसे कि जो लॉ मेकर्स हैं उनको कहा जा रहा है पेलोसी की तरफ से और कुछ और लॉ मेकर्स की तरफ से कि आपको नेशनल गार्ड्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो ये अब जो हैं जी नए कट्टे जो हैं ये खुल गए हैं, ट्रंप साहब ने खोले हैं, तो अब देखेंगे इसके ऊपर क्या आएगा। आज की एक बहुत ज़्यादा, अगर ट्विटर के ऊपर आप देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, हालांकि ट्विटर जो है अब वो डील में है एलॉन मस्क साहब के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने इतराज़ इनके ऊपर किया है क्योंकि ये जो है कह रहे हैं कि जी आप रशिया का साथ ले रहे हैं। एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके ऊपर जो है आज बड़े एतराज़ आए हैं और एलॉन मस्क साहब के ऊपर भी आए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है जी कि मेरी जो ये सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स हैं स्टारलिंक के, जो कि बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन यूक्रेन की जो मिलिट्री थी और जो अमेरिका और बाकी जो एलाइज की जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनको प्रोवाइड करती थी, अब नहीं दे सकेगी ये कनेक्टिविटी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने फ्री में दिए थे 20,000 स्टारलिंक सैटेलाइट यूनिट्स यूज़ करने के लिए इनको यूक्रेन के अंदर, यूक्रेनियन मिलिट्री और पेंटागन को। लेकिन आज उन्होंने पेंटागन को कहा जी कि अब मैं अपनी ये चैरिटी एंड कर रहा हूँ, इसलिए कि उसकी वजह यह है कि मेरा जो स्पेस एक्स के जो ऑपरेशंस ये मैंने चलाए हुए हैं अंडर स्टारलिंक, उसको $80 मिलियन का नुकसान हो चुका है, और जैसे जैसे ये मैं आपको ये ऑफर करता रहूंगा तो ये मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा, रीचिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर $100 मिलियन से ज्यादा का मुझे नुकसान होएगा। तो एज अ रिजल्ट ये मैं बिल्कुल जो है मैं खत्म कर रहा हूं। इन्होंने पेंटागन को कहा जी कि मैं बिल्कुल ये अपनी सर्विस खत्म कर रहा हूं अनलेस एंड अनटिल आप मुझे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार हैं। तो मैं ये अब चैरिटी नहीं कंटिन्यू करूंगा,
मैं अब ये नहीं करूंगा। आप मैंने आपको फ्री में चीजें दी, आप आदी हो गए उस चीज के, उसके बाद फिर आप जो है अब बस बिल्कुल ही चौड़े हो गए हैं। हाँ जी, अब पैसे देने को तैयार नहीं है। हमने बंद कर दिया है क्योंकि भाई अब और नहीं दे सकते अब, और नहीं सकते। तो मगर अब ये आपकी जरूरत बन गई, आपकी जरूरत बन गई, तो आप तो पैसे देंगे। तो उन्होंने पेंटागन को कहा कि अगर यूएस मिलिट्री मुझे अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स देगी पर मंथ तो फिर मैं ये सर्विस चालू रख सकूंगा, वरना मैं ये अब चैरिटी खत्म करके। हाँ बिल्कुल, आई डोंट आइदर। ही इज अ बिजनेसमैन। हाँ, ही इज अ बिजनेसमैन। और माजिद भाई ये कोई 80, 85, 100, 200 डॉलर है, 80 मिलियन यूएस डॉलर्स, और वो कह रहे हैं साल के आखिर पे 100 मिलियन को ये टच करेगा। तो भाई ये मतलब मजाक है इतने पैसे कमाने, असी तो कदे ख्वाब भी इतने पैसे देंगे है जी, सानू तो खाली $1 मिलियन चाहिए, सानू तो वो भी नहीं नजर आ रहा है जी। तो ये क्यों इतने करे? तो वो उसने कहा जी अब नहीं करूंगा जब तक आप मुझे अब पैसे नहीं दोगे। तो बहरहाल ट्विटर पे इसको काफ़ी लान तान की गई। उन्होंने कहा जी वो पहले तो तुम बड़े जो है यूक्रेन के साथ वो कहते थे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अब तुम इसका मतलब है रशिया का साथ दे रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो आई मीन नॉनसेंस। एक वजह ये भी है कि अभी 2 दिन पहले ही जब इन्होंने कहा था कि भाई आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठो वो करो, तो उस पे जो है बड़ी लानतान हुई थी। बड़ी लानतान क्या हुई थी, इनको बड़ा अच्छा खासा दबाव पड़ता है इन पे कि आप रशिया के साथ हैं। हाँ, रशिया के साथ। और तुम कौन होते हो किसको कहने वाले कि कौन किसके साथ निगोशिएट करे? एग्जैक्टली। जब अगर आप वो आपको फ्री में $80 मिलियन का वो कुछ फ्री में दे रहा है आपको, तो आप उसकी थोड़ी सी बात नहीं मान सकते, या प्यार मोहब्बत से कहें उसको, मगर आपने अगर और उसने कोई गलत बात तो नहीं की। सारी दुनिया कह रही है माजिद भाई कि बैठ के नेगोशिएटिंग टेबल पे नेगोशिएट करो, इसको एंड करो वॉर को। इंडिया नहीं कह रहा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट का आप सोल्यूशन ढूंढे, चाइना नहीं कह रहा कि सोल्यूशन ढूंढे इसका, और नहीं कह रहे मुल्क। पाकिस्तान ने भी कहा है कि भाई सोल्यूशन आप ढूंढें आप इसका। एवरीबडी इज सेइंग। तो बेचारे एलॉन मस्क ने कह दिया तो व्हाट्स द एनीवे। अच्छा जी, बढ़िया दिल दुखाने वाली खबरें हो गई हैं। उन्होंने जरा एक प्यारी खबर आपको सुनाते हैं। अच्छा जी, एक जनाब पेयर ऑफ जीन्स मिला है लीवाइस का, बहुत ही पुराना लीवाइस का एक जीन्स मिला है जो कि 1980s में सेल किया गया था, और अब एक छोटे से जो टाउन है वहाँ पे जो मैक्सिको है वहाँ पे ऑक्शन किया जा रहा है। पता कितने का? ये देखेंगे, फटी पुरानी जीन लीवाइस की 1800s की 87,400 की ये जीन की लीरे लथी हुई पेंट जो है ये ऑक्शन की जा रही है। अच्छा जी, ये मिली है आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको, और इसको अब खरीदा है काइली हॉन्टनर जो कि सिर्फ 23 इयर्स के हैं, और जिप स्टीवनसन जो कि ये बहुत ही जो विंटेज डेनिम जो है उसको वो करते हैं, और ये कह रहे हैं जी कि अब हम इसको ख़रीद रहे हैं ऑक्शन जब जो है वो के बाद जो है, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इसको प्रीमियम प्राइस जो है वो ज़ाहिर है पे कर रहे हैं। कौन ऐसे मतलब है जीन्स जो 87,400 की लेता है, और जो जितनी ये इन्होंने प्राइस लगाई थी उसके भी ऊपर जो है इन्होंने प्रीमियम लगाया था, उस पर इन्होंने बेची दिया। अच्छा, इसमें जो हॉटनर है उन्होंने 90% किया है, और जो स्टीवनसन है उन्होंने 10% पे किया है। और स्टीवनसन जो है वो अपनी लॉस एंजल्स के अंदर पिछले 30 साल से एक डेनिम की शॉप चला रहे हैं रिपेयर की। तो वो कहते हैं कि जी दिस इज़ वेरी आइकॉनिक। बस पैन पैहा होते हर कुछ आइकॉनिक होता है जी, सब ठीक है। आहो ਤੁਹਾਡੇ कशके जड़े ना कशके जीन एक फटी पुरानी जुत्ती जी 87,000 की पैन, सानू तो $1 मिलियन ही चाहिए साड़ी कोई सुनता ही नहीं पे जी, ठीक है। अच्छा जी, द प्रिंट की आज एक स्टोरी है, और प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक शोरापुर तालुक जो है वो कर्नाटका के यदगीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें अब मैस कन्वर्जन्स हो रही हैं। वो मैस कन्वर्जन्स इसलिए हो रही हैं, तकरीबन 100 के करीब दलित मैन जो हैं, ज़ाहिर है कि 100 फैमिलीज़ को वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब हम दलित नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। हम बुद्धिज़्म जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं अंडर बुद्धा धम्मा दीक्षा। और वो कहते हैं जी कि यहाँ पे यदगीर की जो दलित कम्युनिटी है, हमें जो है, हम हिंदू थे, हम जो थे हिंदूइज़्म फॉलो करते थे, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और इसीलिए थोड़े दिन पहले इन्होंने जो हिंदू गॉड्स थे उनकी जो तस्वीरें थीं वो कृष्णा रिवर में जो थी उन्होंने बहाई थी, और उन्होंने कहा था जी कि हमको ये जो अंजेना का हनुमान टेम्पल है, जस्ट बिकॉज वी आर दलित, हमें, हालांकि हम हिंदू हैं, हमें वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया जाता। पानी को हाथ लगा लें तो वो कहते हैं जी पानी प्लीत हो गया है, किसी और चीज़ को हाथ लगाएं तो वो कहते हैं जी प्लीत हो गया है। और वो कहते हैं जी कि अभी रिसेंटली भी, अभी थोड़े दिन पहले भी एक दलित बच्चा जो है
उसकी फैमिली को 60,000 रुपीस फाइन किया है, क्योंकि उसने एक जो ब्राह्मणों का एक कोई पोल था जिसके के ऊपर इनकी जो थी वो डीटी थी, हिंदू डीटी थी, उसको हाथ लगा लिया था, तो उसको ये इन्होंने फाइन किया। तो अगर हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है तो हमको हिंदू रहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जो है बुद्धिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इक्वालिटी है। तो अगर हमारे साथ इक्वालिटी से नहीं पेश हुआ जा रहा तो फिर हमको ये रिलीजन नहीं चाहिए। द प्रिंट की दूसरी स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक जो है आपको पता ही है कि आज करवा चौथ था, और करवा चौथ के मौके पे बीजेपी के जो कटौली के हैं एमएलए हैं विक्रम सैनी, उन्होंने लड़कियों को और औरतों को कहा है कि मुसलमानों से मेहंदी मत लगाओ, क्योंकि मुसलमान मेहंदी के चक्कर में लव जिहाद चला रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है मुजफ्फरनगर यूनिट के जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले थे, इससे पहले इन्होंने यहाँ पे पूरे ही मुजफ्फरनगर के अंदर जो है पोस्टर लगाए हुए थे जिसमें कि हिंदू औरतों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे करवा चौथ पे, और उनको कह रहे थे जी कि आपने इस मौके पे अगर कोई काम है तो अपने ही धर्म वालों को काम दो, दूसरों को मत दो जो इसको सेलिब्रेट करते हैं और समझते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा, सैनी साहब ने और दूसरों ने, कि ये जो मुसलमान मुख्तलिफ मेहंदी की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, ये औरतों को एंटाइस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर यंग मुसलमान लड़के इन्होंने बिठाए हुए हैं जो कि उनको लव जिहाद की तरफ लेके जाते हैं, तो इसलिए आप इसके चक्कर में ना पड़ें। जब जर्नलिस्टों ने इनसे पूछा सैनी साहब से कि ये जो सारे इधर यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ये जो आपने पोस्टर लगाए हैं क्या ये सही हैं, ये सही है, तो वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ये सही है, और मैं इन सब औरतों को कहना चाहता हूँ कि ये इन आवारा लोगों के पास मत जाएं। सब स्पॉन्सर्स के पास